वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग स्पेसिफिक जनजातियों पे बात करना शुरू कर दी है पिछले क्लास से। आज हमारा टॉपिक रहेगा आपका मुड़िया जनजाति, साथ ही में हल्बा जनजाति, अगरिया, कोरकू और फिर बिंझवार। 3-4 जनजातियों पे हमने चर्चा करनी है, क्योंकि इसके बाद जनजाति भी हम लोग को ख़त्म करना है। इसके आगे 1-2 और कुछ मिसलेनियस पॉइंट रहेगा, फिर हम लोग जनजाति ख़त्म करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुड़िया जनजाति या फिर इसको मुड़िया भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, मुड़िया नाम से आए या फिर मुड़िया नाम से आए, दोनों जनजाति एक ही है। ठीक है, तो इसके बारे में फॉर्मेटिंग आप जल्दी से देख लीजिए। इसका एक इंट्रो होता है, यानी कि हम लोग तो देते ही हैं, हमने ही बनाया है, इंट्रोडक्शन देना है। सोशियो कल्चरल लाइफ रहेगा। ठीक है, सोशियो कल्चरल लाइफ रहेगा। इनके बारे में रिमार्क रहेगा कुछ कि इसके बारे में स्पेशल क्या चीज़ है, या फिर विशेष जो बचता है उसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध, ठीक है, सांस्कृतिक रूपेण सबसे समृद्ध जनजाति मुड़िया जनजाति है। सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है, जो कि अपने अनेक संस्कृतियों के लिए जानी जाती है। और इनके बारे में घोटुल, ठीक है, घोटुल इनकी पहचान है। तो मुड़िया जनजाति के बारे में देखें तो सांस्कृतिक रूपेण सबसे समृद्ध जनजाति है, घोटुल इनकी पहचान होती है। आप तो जानते हैं विश्व प्रसिद्ध है घोटुल, और ये घोटुल से ही ये पहचाने जाते हैं मुड़िया जनजाति। ठीक है, और इसके बारे में उत्पत्ति संबंधित मान्यता है। ठीक है, उत्पत्ति संबंधित मान्यता है, इसको भी यहाँ पे आप जोड़ सकते हो कि मुड़िया जनजाति, इसके शब्द जो है मुड़िया शब्द, ठीक है, इसको आप लिखते जाएंगे, मुड़िया शब्द मुर से आया है, मुर। ठीक है, इवन ए बड़ा की वो है, मुड़िया शब्द मुर से आया है, जो कि मूल का अभ्रंश है। मूल समझते हैं ना, आधार, बेस, या फिर बोल सकते हो आरंभ। ठीक है, तो मुड़िया शब्द मूर शब्द से आया है, ठीक है, जो कि मूल का अभ्रंश है। और मूल का अर्थ होता है, ठीक है, मूल का अर्थ होता है आरंभ। ठीक है, आरंभ, यानी कि मुड़िया जनजाति आरंभ की जनजाति है, अन्य जनजातियों की प्रारंभिक है, अन्य जनजातियों का मूल है, ये बोल सकते हो आप। मुड़िया जनजाति, मुड़िया शब्द मूल से आया है, जो कि मूल का अपभ्रंश है। मूल का अर्थ होता है आरंभ, यानी कि मुड़िया जनजाति क्या हुआ, अन्य जनजातियों का मूल है। इट मीन्स मुड़िया जनजाति आरंभ की जनजाति है। और इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से मुड़िया का अर्थ क्या हुआ, आदिम। ठीक है, और ये आदिम ही आपको पूछा जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ये आदिम बताने के लिए इतना सारा चीज़ मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये नहीं समझते सीधा आदिम क्यों आया, डायरेक्ट बता दिया जाता है आपको कि मुड़िया शब्द का अर्थ होता है आदिम, लेकिन वो आदिम होता क्यों है, ये मैंने आपको बताया है कि मुड़िया शब्द मूल शब्द से आया है, जो कि मूल का अपभ्रंश है, और मूल का अर्थ होता है आरंभ। इस प्रकार मुड़िया अन्य जनजातियों की आरंभ है, अन्य जनजातियों का मूल है। दैट इज वाई जो कि आपका मुड़िया शब्द है शाब्दिक दृष्टि से आदिम हो जाता है। ठीक, अब आप बता पाएंगे। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप संकेंद्रण लिख लो, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कोंडागांव तो पकड़ लो, अगर एक ही जिला आपको याद करना हो, सिर्फ एक ही जिला डायरेक्ट पूछे तो ये कोंडागांव मुख्य। उसके बाद आप लिख सकते हो बस्तर। ठीक है, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, उसके आसपास जो सम्मिलित जिले हैं उनको आप लिख लेना। तो कोंडागांव इसमें मुख्य आ जाता है। ये तरह इनके बारे में इंट्रोडक्शन वाली बात। नेक्स्ट चलते हैं सोशियो कल्चरल लाइफ पे, यानी कि आपको पता ही, हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ फैक्ट खत्म करने के बाद उसके संकेंद्रण को देखते हैं, यानी कि 2-3 उनके बारे में फैक्ट होता है, उसको हमने खत्म करते हैं। उसके बाद उसके संकेंद्रण को देख के हम लोग सोशियो कल्चरल लाइफ पर चलते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट वी कॉल इट सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ मुड़िया ट्राइब। तो इसमें आप देखेंगे, फर्स्टली हम लोग को तो उपजाति पे चर्चा करनी होती है, आपको पता ही है इसकी उपजातियां कौन कौन सी है। अच्छे से इसको नोट करेंगे, ये है ना, यानी कि सोशियो कल्चरल लाइफ के अंतर्गत पहला चीज़ हमने उपजातियां उठा रखी है। इसके अंतर्गत 3 उपजातियों बात करनी है, और 3 इनकी उपजातियां पाई जाती हैं। पहला चीज़ देखेंगे आप, 3 उपजातियां, पहले तो आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, राजा मुड़िया, ठीक, राजा मुड़िया, घोटुल मुड़िया,
ठीक है, घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया और फिर आपका झोरिया, झोरिया मुड़िया। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है एक एक शब्द में, यानी कि एक एक लाइन में कर सकते हैं। घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया और फिर झोरिया मुड़िया। घोटुल मुड़िया के बारे में इसके नाम से स्पष्ट है, घोटुल यानी कि इसके गांव में, इनके जो गांव में घोटुल युवा गृह, ठीक है, घोटुल युवा गृह पाए जाते हैं। और ये कोंडागांव और नारायणपुर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ, कोंडागांव और नारायणपुर में पाए जाते हैं। तो घोटुल मुड़िया किसे कहते हैं? जहाँ पे घोटुल युवा गृह पाए जाते हैं उनके घरों पे, और ये कोंडागांव नारायणपुर जिले में पाए जाते हैं। राजा मुड़िया की बात करो तो सबसे पहले इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है, ये बस्तर जिले में पाए जाते हैं। ठीक, बस्तर जिले में पाए जाते हैं, फर्स्टली तो यही याद रखना है। बस्तर जिले के हलवा लिखेंगे आप, बस्तर जिले के हलवा, और लिखेंगे आप गोंड जनजाति। ठीक है, बस्तर जिले के हलवा, गोंड और भतरा, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, हलवा, गोंड और भतरा जनजातियों के साथ रहने के कारण इन्हें राजा मुड़िया कहा जाता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? बस्तर जिले में। झोरिया मुड़िया के बारे में बस एक चीज़ याद रखना है, इसमें माड़िया, ठीक है, क्योंकि माड़िया अलग होता है ना, मुड़िया अलग है, माड़िया अलग है, और मुड़िया और मुरिया एक है। मुड़िया और मुरिया ये दोनों एक है, लेकिन माड़िया जब हो जाता है तो ये अलग होता है। तो माड़िया जनजाति से आकर जो सम्मिलित हुए हैं उन्हें झोरिया मुड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इनके विवाह पे। आप अच्छे से देखेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोशियो कल्चरल लाइफ पे ही हम लोग चल रहे हैं। विवाह देखेंगे आप, ठीक है, विवाह एक चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, दूध लौटावा विवाह। ठीक है, दूध लौटावा विवाह, यानी कि ममेरे, अब डायरेक्ट लिख सकते हो मामा बुआ, ठीक है, मामा बुआ की लड़की अधिमान्य है, फिर उनको प्राथमिकता दी जाती है। मामा बुआ की लड़की को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे। लेकिन इनमें घोटुल प्रथा, आपको पता है घोटुल चीज़ यहाँ पे चलती है। तो घोटुल में, ठीक है, घोटुल में यदि जीवन साथी का ये चुनाव करते हैं, लिखेंगे, यदि जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो उसे परिवार में और समाज में, ठीक है, परिवार में, समाज में प्राथमिकता दी जाती है। तो फर्स्टली मैंने कहा है दूध लौटावा विवाह होता है इनमें, ठीक है, जो कि मामा बुआ की लड़की को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इनमें जो घोटुल वाली संस्कृति है, तो घोटुल के अंदर या फिर घोटुल में जाके ये जब जीवन साथी के चुनाव करते हैं, आपको तो पता ही, हमने युवा गृह पे बहुत अच्छे से बात करी है, जहाँ कहा है कि जीवन साथी का चुनाव भी किया जाता है, तो वहाँ करते हैं। तो परिवार और समाज में, परिवार समाज है, ठीक है, परिवार और समाज में उसे प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका विवाह वाला खत्म होता है। इसके आगे हम चलते हैं पंचायत। ठीक है, तो दो चीज़ पे हमने बात कर ली है, उपजातियों पे बात कर ली है, विवाह पे बात कर ली है। अब चलते हैं इनके पंचायतों पे, देखेंगे पंचायत कैसी होती है। सबसे पहले आपको याद रखना है, प्रत्येक जनजाति की अपनी परंपरागत, ठीक है, परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। ठीक है, गांव स्तर के प्रमुख, इसको आप लिखना है, गांव स्तर के प्रमुख पटेल कहलाता है। ठीक है, पटेल कहलाता है। बिल्कुल आप अच्छे से 1 बाय 1 चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस थोड़ा सा फील करना है अपने आप होता क्या है। गांव में तो पाई जाती है पंचायत, लेकिन गांव स्तर के प्रमुख पटेल गांव में भी कहलाता है। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं आप, अब सभी जगह कहलाता है। तो गांव स्तर के प्रमुख क्या कहलाते हैं? पटेल कहलाते हैं। तो उसी प्रकार 30 से 40 गांव मिलकर, ठीक है, ये तो गांव की बात हो गई। 30 से 40 गांव मिलकर परगना बनता है। इसको आपको याद रखना है, परगना बनता है। इसको मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको बिल्कुल आपको करना है। पटेल को अंडरलाइन कर लो, परगना को अंडरलाइन कर लो। ये परगना पद नहीं है, ठीक है। 30-40 गांव मिलकर परगना बनता है। परगना के प्रमुख मांझी कहलाता है। तो ये गांव और परगना, ये गांव बनता है, जो गांव है गांव का प्रमुख पटेल, और 30-40 गांव मिलकर परगना बनता है। परगना का प्रमुख मांझी, ठीक है, इसको आप याद रखना है, परगना का प्रमुख मांझी कहलाता है। अब इसके पद के बारे में आपको लिखना है 2 लाइन। कैसे? कि मांझी का पद वंशानुगत होता है, ठीक है, वंशानुगत होता है। यानी कि मांझी के मृत्यु के पश्चात, वंशानुगत किसे कहते हैं? यानी कि मांझी की मृत्यु के पश्चात या फिर किसी की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे को पोस्ट मिल जाना। सही, तो मांझी की मृत्यु के पश्चात जो है इसके बेटे को, इसमें पुत्र लिख रहा हूँ, इसके पुत्र को मांझी का पद मिल जाता है। परफेक्ट है। तो ये वंशानुगत होता है।
अब सवाल यह उठता है, यदि उसका पुत्र न रहा तो, क्योंकि ये तो वंशानुगत होना जरूरी है, नहीं तो बाधित हो जाएगा नियम पे। तो उस स्थिति में मांझी के बड़े भाई, ठीक है, बड़े भाई या फिर बड़े भैया जो भी बोल सकते हो, उसके पुत्र को यहाँ पद दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो पंचायत पे हमने अच्छी खासी बात कर ली है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, पंचायत पे बात कर ली है, विवाह पे हमने बात कर ली है और उपजातियों पे हमने बात कर ली है। नेक्स्ट इनके बोली देखते हैं, इनके नृत्य वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि देखेंगे हम नृत्य बोली पे बात कर लेते हैं, नृत्य बोली पे बात कर लेते हैं, लोकनाट्य, ठीक है, इनमें लोकनाट्य भी है एक पॉइंट। तो नृत्य हो गया, बोली हो गया, लोकनाट्य हो गया। इसमें और क्या बात कर सकते हैं, पेय पदार्थ हो सकता है। और देखते हैं आगे, जैसा कि है नृत्य आप देखेंगे एबालतोर, ठीक है, एबालतोर नृत्य करते हैं, ठीक, एबालतोर नृत्य करते हैं, ककसार नृत्य करते हैं, एबालतोर ककसार नृत्य करते हैं। और जाओगे आप गेड़ी, ठीक है, एक गेड़ी नृत्य करते हैं, इसे डिटोंग भी कहते हैं, डिटोंग, ठीक है। मैंने क्या कहा है, एबालतोर लिखेंगे, एबालतोर या फिर एबालतोड़, ककसार या फिर ककसाड़, ठीक है, गेड़ी डिटोंग। उसके बाद बोलेंगे आप मांदरी, ठीक, ये दोनों को एक साथ देखेंगे हम लोग। एबालतोर हो गया, गेड़ी डिटोंग हो गया, यह भी सिर्फ नृत्य पे चल रहा है ना, इधर ध्यान नहीं देंगे, ये नृत्य पे है। अब देखेंगे इसके अतिरिक्त आपको देखना है, वो हो जाएगा आपका हुल्की पाटा, हुल्की पाटा, माओ पाटा, ठीक है, हुल्की पाटा, माओ पाटा देखेंगे। एबालतोर, इस सबसे पहले तो नृत्य वाली हमने अलग से एक क्लास ले रखी है, वहां पे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। मांदरी और ककसार, ये दोनों नृत्य जो है मुड़िया के जो आपके घोटुल के देवता है लिंगोपेन, उसको खुश करने के लिए किया जाता है। जबकि एबालतोर नृत्य ये मुड़िया महोत्सव के दौरान, ठीक है, मुड़िया महोत्सव के दौरान या फिर मड़ई के दौरान उनके जो देवता है, प्रमुख देवता अंगादेव, ठीक है, मुड़िया महोत्सव के दौरान, कहाँ एक्सप्लेन करूँ यार, अंगादेव, ठीक है, अंगादेव को खुश करने के लिए एबालतोर किया जाता है। तो ककसार और मांदरी को मैंने क्या कहा है, एक घोटुल के देवता लिंगोपेन को खुश करने के लिए किया जाता है, जबकि एबालतोर नृत्य मुड़िया महोत्सव के दौरान अंगादेव को खुश करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में अच्छे से हमने नृत्य पे बात करके देखेंगे। और ये जो गेड़ी है, ये हुल्की पाटा शुभ अवसर पे किया जाता है। माओ पाटा देखेंगे, माओ पाटा एक शिकार नाट्य है, एक्चुअल में इसको नाट्य में लिखना है, ठीक है, नृत्य भी लिख सकते हो। तो माओ पाटा एक शिकार नाट्य है, ये लोक नाट्य के अंतर्गत आपको लिखना है, ठीक है। माओ पाटा को यहाँ लिख लेना आप। माओ पाटा शिकार नाट्य है, जो कि जहाँ पे सांभर का शिकार करते हुए, भैंस का शिकार करते हुए दिखाया जाता है, नाट्य किया जाता है, जो कि हमने लोक नाट्य वाले टॉपिक में इसको भी बहुत अच्छे से किया है। वहाँ आपको इसका भी डिस्क्राइब मैनर में मिल जाएगा। तो फिलहाल हमने नृत्य पे बात कर ली। यहाँ पे गेड़ी डिटोंग और इसके साथ में एक पुष कोलांग है, ठीक है, गेड़ी डिटोंग है और एक पुष कोलांग, ये नृत्य है, इसको लिखेंगे आप। गेड़ी डिटोंग और पुष कोलांग ये दोनों पुरुष के द्वारा किया जाता है। आप प्लीज मेरी आवाज सुन के लिखेंगे। तो गेड़ी डिटोंग और पुष कोलांग जो है पुरुष के द्वारा किया जाता है, बस ये दोनों। उसके बाद मैंने ककसार और मांदरी के बारे में बता दिया है, जो कि इनके घोटुल के देवता लिंगोपेन, जबकि एबालतोर मुड़िया महोत्सव के दौरान अंगादेव खुश करने के लिए किया जाता है। हुल्की पाटा में आप शुभ अवसर लिख सकते हैं। माओ पाटा को आपको लोकनाट्य में डालना है, मैंने बता दिया है, जो कि एक शिकार नाट्य है। और लोक नाट्य वाले टॉपिक में जाएंगे तो इसके बारे में आपको भर भर के मिलेगा फैक्ट, वहाँ से जाके इसको उठा लीजिए। बोली की बात करेंगे तो इसमें हल्बी और गोंडी बोली का प्रभाव तो है ही, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, और कोयतुर बोला जाता है उसको, कोयतुर यहाँ लिखेंगे। कोयतुर बोली बोलती है कौन सी, मुड़िया जनजाति, और इसे मुड़िया बोली भी बोलते हैं, ठीक है, मुड़िया बोली भी बोलते हैं। हालांकि गोंडी और हल्बी का प्रभाव इनमें है। तो कोयतुर बोली ये नहीं भूलेंगे। अब क्या बचता है, पेय पदार्थ। पेय देखेंगे तो ये सल्फी पीते हैं, ठीक है, सल्फी पेय का ये सेवन करते हैं। तो ये तो रहा इनके बारे में, नृत्य, बोली, लोकनाट्य, पेय पदार्थ, और फिर आपका, हाँ बस इतना ही है। इसके पहले हमने विवाह पे बात कर ली है, पंचायत पे बात कर ली है, उपजातियों पे हमने बात कर ली है। अच्छा, लोकनाट्य, ठीक है, लोकनाट्य पे हमने भी बात कर ली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हल्बा जनजाति पे। जैसे कि आपको मैं बताया हूँ कि आज बहुत जनजातियों पे टच करना है।
हलवा जनजाति पे बात करते हैं, देखेंगे इसके बारे में क्या क्या है। अच्छा, उसमें ना विवाह पे जोड़ लेना एक चीज़, ठीक है, रीलो गीत, 2 चीज़ वहाँ पे और जोड़ना यार, और याद आ रहा है मुझे, और इसके बाद वो अच्छा खासा समझ बन जाएगा। गीत देखेंगे तो वहाँ पे रीलो गीत गाते हैं लोग विवाह के समय, विवाह में जोड़ना, नीचे में लिख लेना, विवाह के अवसर पर ये रीलो गीत गाती हैं। और एक इनके शिल्पकला होता है, ठीक है, शिल्पकला लिख लेना एक टॉपिक, जिसमें डेस करके लिखना। काष्ठ शिल्पकला में वो बहुत निपुण होते हैं, जो कि इसमें आप लिखेंगे काष्ठ शिल्पकला, ठीक है, काष्ठ शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला में निपुण होते हैं। गीत में रीलो गीत लिखेंगे, विवाह के अवसर पर मुड़िया जनजाति में लिखेंगे। वेरियर एल्विन, ये इसको मैंने पढ़ा लिया है इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा था, चलो लिख लो वेरियर एल्विन। ये हमने बुक वाली जो अलग से क्लास हमने ली है वहाँ पे भी इसको मेंशन किया है, इससे पहले भी हमने जनजातियों पे इसे मेंशन किया है। तो वेरियर एल्विन आप देखेंगे, वेरियर एल्विन ने, ठीक है, मुड़िया एंड देयर घोटुल की रचना की है, ठीक, देयर घोटुल की रचना की है। मुड़िया मर्डर एंड सुसाइड, इसकी भी रचना वेरियर एल्विन के द्वारा किया गया है। इसको पहले मैंने बता चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा था, फिर भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हलवा जनजाति पे देखेंगे। हलवा जनजाति में जैसे कि आपको पता है, छोटा सा इंट्रो हम लोग देते ही हैं, तो देखेंगे हलवा जनजाति पे। हलवा जनजाति आर्थिक रूपेण सबसे समृद्ध होती है, ठीक है, ये इंट्रो पे हम लोग इंट्रो पे बात कर रहे हैं, आर्थिक रूपेण समृद्ध होती है। आपको ना इस चीज को भूलना ही नहीं है, सांस्कृतिक रूप से कौन समृद्ध होती है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कौन समृद्ध होती है, तो मैं इसको कह रहा हूँ आर्थिक रूपेण समृद्ध होती है हलवा जनजाति, ये याद रखेंगे। हलवा कहने के पीछे भी एक तर्क है, या फिर हलवा कहने के पीछे भी एक मत यह है कि ये हलवाहक होते हैं, ठीक है, हलवाहक। ये हलवाहक होने के कारण इन्हें हलवा कहा जाता है, पहली चीज तो ये नहीं भूलेंगे। तो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, हलवाहक होने के कारण इन्हें हलवा कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब इनके बारे में जो है आपको संकेंद्रण याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बारे में इंट्रो हो जाएगा। संकेंद्रण इट मीन्स वो जिले जहाँ पे ये निवास करते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे आप नारायणपुर, कांकेर, ठीक है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, आप डीएनटी की बात करोगे यानी कि दंतेवाड़ा। और दूसरी चीज़ ये सिर्फ बस्तर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 भाग भी पाए जाते हैं, वहीं पे मैं इसको बता दूंगा बोल के 2 भाग में लिख रहा हूँ, सिर्फ बस्तर का नाम लिखे। अब देखेंगे यहाँ पे दुर्ग, ठीक है, बालोद। मैं थोड़ा इंग्लिश में ना शॉर्ट में लिखता हूँ, तो मेरी आवाज़ सुन के आप लिखेंगे, ठीक है। ये नारायणपुर है, कांकेर, कोंडागांव, या फिर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर भी है एक, ठीक। दुर्ग, बालोद, क्या कहा मैंने, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी और फिर गरियाबंद, ठीक है। इन जगहों पे हलवा जनजाति की बसाहट है। और ये 2 अलग अलग लाइन पे लिखने का मतलब यह है कि 2 भाग में पाए जाते हैं। इसके समाज और संस्कृति में आगे चलेंगे, चलो वहीं पे आपको समझाता हूँ। तो ये तो रहा है इसकी इंट्रोडक्शन के बाद। अब देखेंगे समाज एवं संस्कृति, या फिर आप बोल सकते हो सामाजिक या फिर सांस्कृतिक जीवन, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत देखेंगे तो पहले चीज आता है कि ये 2 भाग में पाए जाते हैं। अरे यार उसको मिटा दिया मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कांकेर हो जाएगा, नारायणपुर हो जाएगा, कोंडागांव हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, दंतेवाड़ा और फिर बीजापुर, ठीक। तो ये 2 भाग में पाए जाते हैं। एक को बस्तरिया, ठीक, बस्तरिया हलवा कहा जाता है, इसको आप देखेंगे। एक को बस्तरिया हलवा कहा जाता है और दूसरे को छत्तीसगढ़िया हलवा कहा जाता है, ठीक है। तो एक को मैंने कहा है बस्तरिया हलवा और दूसरे को छत्तीसगढ़िया, ठीक है, हलवा कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है बस्तरिया हलवा कहाँ निवास करती हैं, तो ये रहा, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखने ना पड़े बोल के पूरा लिख दिया है। और छत्तीसगढ़िया हलवा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रहा, परफेक्ट। तो पहली चीज़ पे हमने बात कर ली है, जो कि भाग रहेंगे या फिर कितने भागों में ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1 बाय 1, देखेंगे इनके बारे में। पंचायत हो गया, और इनके बारे में विवाह और मृतक संस्कार पे चलेंगे, बोली पे चलेंगे। देखो सबसे पहले तो इसके बारे में पंचायत ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद विवाह पे चलेंगे, ठीक है, हिल क्यों रहा है। पंचायत देखेंगे, विवाह पे चलेंगे, मृतक संस्कार पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देख लेंगे इसके बारे में, गोत्र है एक, गोत्र भी देखेंगे,
आपको बोली भी देखेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं आगे, और जैसे जैसे याद आता है तो बताता ही हूँ। तो पंचायत पे बात करनी है। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड करेंगे आप, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करेंगे, क्योंकि बीच बीच में मेरे को कुछ खांसी आ जा रही है, कुछ आ रही है अंदर से, तो फिर मैं उसको मेरे को टेक लेना पड़ जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस पर आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे प्लीज़, थोड़ा सा इसको कोऑपरेट कीजिए। आप देखेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत देखते हैं तो इसकी पंचायत थोड़ा सा अलग हो जाता है कि सामाजिक जो आपका न्याय व्यवस्था है, मैंने कहा है सामाजिक, ठीक है, न्याय व्यवस्था, सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए जो है इसमें परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। अब इसको लिखेंगे, जाति पंचायत पाई जाती है, और ये सामाजिक या फिर बोल सकते हो न्याय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए इन्हें 18 गणों में, ठीक है, 18 गणों में विभाजित की जाती है, 18 गणों में विभाजित की जाती है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। सामाजिक न्याय व्यवस्था, ठीक है, इस यहाँ तो समझ में आ रहा है। सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है, और न्याय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जो है 18 गणों में इन्हें विभाजित की जाती है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है अंतागढ़, ठीक है, अंतागढ़ हो गया, बिंद्रा नवागांव, बिंद्रा आपको हो जाता है बिंद्रा नवागढ़, नवागांव नहीं है, बिंद्रा नवागढ़ है। नेक्स्ट आप इसके लिए और लिया जाता है डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ को लिया जाता है। तो ये तो रहा। अब इसके बाद जो बड़े बड़े सामाजिक प्रकरण होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सामाजिक प्रकरण जो केस होते हैं उसे गढ़वार, ठीक है, गढ़वार जो है निर्णय लिए जाते हैं, गढ़वार जो है आपका निर्णय लिया जाता है। ये तो रहा इसके पंचायत के बारे में। विवाह पे चलते हैं, तो इसमें जो ममेरे फुफेरे के लड़कियों का जो विवाह जो है अधिमान्य होता है, जो कि आपका बस्तरिया हलवा में होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बस्तरिया हलवा में स्पेशल इसको मेंशन करना, बस्तरिया हलवा में जो है आपका मामा फूफा का, ठीक है, मामा या फिर बुआ लिख लो आप, मामा बुआ के लड़कियों का जो है विवाह अधिमान्य होता है। इसमें मंगनी को, इन लोग जो है मंगनी को महला कहते हैं, इसको याद रखेंगे, मंगनी को महला कहते हैं। और जो है इनमें विवाह कार्य भंडारी द्वारा, ठीक है, भंडारी द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो ये तरह विवाह के बारे में। मृतक संस्कार में देखेंगे, चलो जल्दी करते हैं यार। मृतक संस्कार में देखेंगे तो मृतक संस्कार में मृत्यु के पश्चात शरीर को दफनाए जाते हैं, ठीक है, शरीर को दफनाए जाते हैं। और आर्थिक स्थिति अच्छी जब होती है तो ये शरीर को जलाते भी हैं। इनके मृतक संस्कार में कि ये शरीर को दफनाते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण ये जो है आपके दहन संस्कार भी करते हैं, ठीक है, या फिर दाह संस्कार भी करते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज आपको और याद रखना है। दाह संस्कार, पिता की जब मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार उसके बड़े पुत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप, पिता का दाह संस्कार जो है आपका बड़े पुत्र के द्वारा किया जाता है, और फिर माता का छोटे पुत्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक मेरी आवाज़ सुन के प्लीज लिखेंगे। दाहन संस्कार आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण किया जाता है। पिता का दाह संस्कार बड़े पुत्र के द्वारा शुभ माना जाता है, और फिर माता का जो दहन संस्कार जो है छोटे पुत्र के द्वारा जो है किए जाने पर इसको शुभ माना जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखेंगे स्त्री का जो मृतक संस्कार। अब तो ये तो रहा मृत्यु होने के पश्चात जो जलाएंगे और दफनाएंगे उसकी बात, लेकिन उसके बाद उसके संस्कार भी किए जाते हैं कुछ, जैसे मृत्यु भोज हो गया, कुछ हो गया। तो ये स्त्रियों पे है ना, स्त्रियों का जो मृतक संस्कार है, स्त्रियों का मृतक संस्कार 7वें दिन, और वहीं पे पुरुषों का मृतक संस्कार जो है आपका 9वें दिन किया जाता है। तो ये तरह मृतक संस्कार के बारे में। तो विवाह और मृतक संस्कार के बारे में बात करने के बाद इसके आई थिंक पंचायत में बात कर ली है। हाँ, पंचायत भी आपका हो चुका है। गोत्र देखते हैं अब इसके बारे में। गोत्र देखेंगे, गोत्र में रहेगा आपका, वो बोल सकते हो नायक, ठीक है। गोत्र में रहेगा नायक, परेत, ये परेत है एक्चुअल में, परेत, सुरेत, ठीक है, नायक, परेत, सुरेत, नरवाह या फिर नरवाह, ऐसा कुछ मिलता है। तो आप देखेंगे गोत्र के बारे में आपका भी हो गया। बोली, ये हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ तक एकदम क्लियर। तो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत बस ये आपको देखनी है। इसके आगे हम इसके आर्थिक जीवन पे चलते हैं और उसके बाद कुछ रिमार्क फैक्ट होगा उस पे चलते हैं। तो इस प्रकार इसको ख़त्म करेंगे। हल्बा जनजाति के आर्थिक जीवन पे बात करनी है, उसके पहले आपको दो चीज़ पे फोकस करना है। एक है आपके इसके धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखेंगे हल्बा जनजाति के कई लोग जो है, हल्बा जनजाति के कई लोग या फिर कई वर्ग कबीर पंथ को अपना चुके हैं। क्या कहा मैंने? कबीर पंथ को अपना चुके हैं। और दूसरी चीज़ है ये शाकाहारी होते हैं, नहीं मतलब प्रायः ऐसा नहीं है कि ये शाकाहारी होते हैं, कबीर पंथ को अपना चुके हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और इनके जो रीति रिवाज है, इनके धर्म के जो रीति रिवाज है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक। इनके धर्म के जो रीति रिवाज ये हिंदू धर्म से निकटता रखता है, इसको आपको याद रखनी है। एक चीज़ मिलती है यहाँ पे बरग, ठीक है, बरग। ये अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन आपको मैंने टोटम के बारे में बताया है, टोटम क्या होती है, ठीक है। तो ये टोटम जो है उसी को बरग कहा जाता है। टोटम मतलब वंश चिन्ह, ठीक है, वंश चिन्ह। इसके जो अगले क्लास या फिर जो तीसरा क्लास होगा वो टोटमवाद बोंगावाद पे ही होगा, तो वहाँ पे हमने अच्छे से और यहाँ पे समझने हैं। तो दो चीज़ पे फोकस करने के बाद आपका हल्बा जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन खत्म होता है। अब इनके आर्थिक जीवन पे चलते हैं। आर्थिक जीवन में देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो है जंगली उपज, ठीक है, जंगली उपज और कृषि, मेनली कृषि ले लेना, ठीक है, कृषि पर निर्भर रहती हैं। कृषि का अच्छा ज्ञान होता है और अच्छी तरह से कृषि करने के कारण जो है ये आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है हलवाहक, हलवाहक होने के कारण इन्हें हलवा कहा जाता है, आपको पता ही है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ के जो युवक युवतियाँ हैं, हल्बा जनजाति के जो यंग लोग हैं अभी, ठीक है, यंग लोग हैं, ये जो है अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है शिक्षा प्राप्त करके ये अच्छे सरकारी नौकरियों पर भी है सर, ठीक है, सरकारी नौकरियों पर भी है। तो ये तरह इनके बारे में आर्थिक जीवन के बारे में बात। तो इसके अतिरिक्त एक चीज़ और लिख लेना यार, ये चिवड़ा बनाने का कार्य करती हैं, चिवड़ा बनाने का भी कार्य करती हैं, ये पूछा भी गया है। तो बस इतना ही है हल्बा जनजाति में भी। इसके अलावा बाहर से आए ऐसी संभावना नहीं है। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ आप चीज़ों पे ध्यान देंगे, आवाज़ पे या फिर एनर्जेटिक पे थोड़ा सा ध्यान ना देके आज सिर्फ चीज़ों पे ध्यान देंगे। एनर्जी वाली क्लास आएगी। तबीयत ख़राब है इसलिए मैं भी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो लेकिन चीज़ों पे हमने अच्छे से कवर करी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ों को हमने छोड़ी है, बहुत अच्छे से कवर करी है। आपको समझाने की मैंने यथासंभव कोशिश किया है, आपको समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।